जोहार और नमस्कार। अ, मनवाली सृजन पीठ दिल्ली के प्रति अ, जोहार, नमस्कार। मनवाली सृजन पीठ दिल्ली के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए माँ श्वेता देवी की 95 95वीं जयंती पे मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी बातचीत शुरू करता हूँ सीधे माँ श्वेता देवी। आखिर क्यों हम बात करना चाह रहे हैं माँ श्वेता देवी पर और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में क्यों बात करना चाह रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनके जीवन का बड़ा हिस्सा अगर देखें, उनके ही शब्दों में बात करें तो 1963 से लेकर 1975 तक, अब 10-12 साल तक लगातार वो झारखंड के इलाके में जो स्वयं स्वीकार जो कई जगह आई है चर्चा वो, उनके साक्षात्कारों में भी और कृपाशंकर चौबे के संस्मरणों में भी और कई आलेखों में भी, कि वो पलामू, रांची और सीभूम झारखंड के इन 3 इलाकों में बार-बार आती थीं और एक पर्यटक के तौर पे नहीं आती थीं, घूमने के लिए। और जो कलकत्ता के लोगों का एक वो अ, छुट्टी के दिनों का पर्यटन स्थल है हमारे यहाँ, नेतरहाट वगैरह, हजारीबाग, वो पर्यटक के तौर पे नहीं आती थीं। पलामू जब आना उनका तो जो था वो वहाँ की बंधुआ मज़दूरी, उसके खिलाफ बंधुआ मुक्ति आंदोलन के नेत्री के तौर पे और एक अभियान के तौर पे। और स्वीकार करती हैं कई, और बंधुआ मजदूरी पर तो उनकी किताब भी है और बहुत विस्तार से निर्मल घोष के साथ उन्होंने लिखा है उसपे। किताब लिखना अगली बात, अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने संघर्ष किया और लोगों को जोड़ा, कृपाशंकर चौबे स्वयं उसमें हमारे यहाँ रांची में जो मेघनाथ जी बड़े फ़िल्मकार हैं, डॉक्यूमेंट्री 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार। तो स्वयं वो कलकत्ता से महाश्वेता देवी की प्रेरणा से ही पलामू आए थे और बंधुआ मज़दूरी की लड़ाई के लिए ही आए थे। ईंट-भट्टे पे ठेका मज़दूरी को लेकर, शिवों में आदिवासियों के सिलिकोसिस बीमारी को लेकर, तो केवल रिपोर्टिंग करना या एक उम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में एक लाइव एक रिपोर्टाज, एक सनसनी पैदा करना, ये कभी उद्देश्य उनका नहीं रहा। ठीक है, अखबारों में लिखती थीं, लेकिन उनका सरोकार कभी भी वो सेंसेशन नहीं था, सनसनी फैलाना नहीं था, बल्कि उसका समाधान निकालना था। और जब हम देखते हैं उनके 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं और अकेले उन्होंने आदिवासियों को लेकर जितनी कहानियाँ, जितने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, अ, विरले हिंदी में लोग मिलेंगे। 100 से ज़्यादा पुस्तकें, आप सोचिए ना, 100 से ज़्यादा। और तो वो, उनको कब समय मिलता था लिखने के लिए, कब समय मिलता था सड़क पर उतरने के लिए, कब समय मिलता था हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सचिवालयों के गलियारों में जाकर म उन आदिवासियों के, उन प्रिमिटिव ट्राइब्स जिसको कहा जाए, सवर, खड़िया हों या लोधा हों, जिनको आपराधिक जनजाति के तौर पे दर्ज किया गया था 52 में। उस कानून के खत्म होने के बावजूद भी जो पुलिस थी, वो उनको उस ढंग से ट्रीट नहीं कर रही थी, मान के चल रही थी कि अपराधी ही हैं। और बाद में तो 1959 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट भी आ गए। वो वही था जो 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का ही एक बदला हुआ रूप था, जिसको आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट कह रहे हैं। लेकिन करना वही है थाने को, कि जो जिनको माना जा रहा है कि ये आदतन अपराधी हैं, वही लोधा, वही सबर,
तो उनको लेकर आ जाना है, करना कुछ नहीं है। जो अलमा कबूतरी में मंत्री पुष्पा जिस सवाल को खड़ा कर रही हैं, उसको बहुत पहले, उनके बहुत पहले ये सारे सवाल केवल वो रचनाओं में नहीं बल्कि जमीन पे क्यों, आखिर वो मुझे ये बड़ी दुविधा हो रही थी कि एक अभिजात्य बंगाली परिवार की, वो ब्राह्मण बंगाली परिवार की एक 56 में ही जिनकी झांसी की रानी वो प्रसिद्ध रचना के तौर पे स्वीकृत हो गई थी। उस समय 500 रुपया मिला था उस उपन्यास के छपने के लिए। तो वो क्या था कि उनको लेकर आया सड़कों पे, उनको लेकर आया जंगल में, उनको लेकर आया कचहरी और सचिवालय के गलियारों में। लगातार संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष के लिए क्या बात थी जो प्रेरणा उनके लिए बनी, जो उनके लिए मशाल बना, वो क्या था? तो वो एक तो पारिवारिक जो उनका परिवेश है उसको अगर हम देखें, एक तो प्रसिद्ध घटक परिवार की पुत्री थी वो, मनीष घटक उनके जो पिता थे, एक साहित्यकार के रूप में बांग्ला साहित्य में स्थापित साहित्यकार थे। ढाका के जिंदा बहार लेन, आजादी के बहुत पहले उनका वहां जन्म हुआ था। लेकिन इस सारे चीजों के बावजूद भी वो बुद्धन का पहला जो अंक है, ये पत्रिका 2001 की जनवरी मार्च अंक है, पहला अंक, उसमें उनका एक साक्षात्कार है। उस साक्षात्कार में वो कहती हैं, स्वयं ही स्वीकार करती हैं कि मेरे परिवार में जो मेरी दादी, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई, जब उसके पति कोर्ट चले जाया करते थे, लड़का कॉलेज चला जाता था, हर दिन घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद, रसोई का काम करने के बाद घर में ही स्कूल चलाती थी। और मेरी मौसी जो स्वदेशी आंदोलन में थी, घर में सूत काट कर बेचा करती थी, स्थानीय हिंदू और मुस्लिम बच्चों को बुलाकर ले आती थी और बंगाली गणित इत्यादि सिखाती थी। 1945 में मेरे पिता का ट्रांसफर बहरामपुर मुर्शिदाबाद में हो गया। वहां धोबी, सफाई कर्मी इत्यादि शहर के बाहरी इलाके में रहा करते थे और हमारी ये ड्यूटी होती थी कि जो औरत मोहल्ले में मैला ढोने का काम करती थी, उसके बच्चों को घर में लाना, उन्हें नहलाना, कंघी करना, खाना खिलाकर सुलाना, ये हमारा काम हुआ करता था। और उनकी माँ ने 4 साल तक उन बच्चों की सेवा करने के बाद उन बच्चों की माँ से इतना ही मांगा कि हमने जो सेवा किया है उसके बदले में तुम ये करो कि इन बच्चों को मुझे शहर में पढ़ाने की अनुमति दो। और वो खुद बच्चों को लेकर गई और वहां स्कूल में जाकर सीधे प्रिंसिपल के पास कि इन्हें दाखिला तो दो, परंतु फीस नहीं मिलेगी। और उनकी माँ बंटवारे के बाद जब जो शरणार्थी लोग आए, उनकी मदद करना, बैंक में उनके खाते खुलवाना, अ, अ, बैंक का संचालन खाता कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैंने हर तरह से वो स्वीकार करती हैं। वो बताती हैं, महाश्वेता देवी, की जिंदगी के आखिरी 13 वर्षों में मेरी माँ अंधी रही, फिर भी उसने अपना काम जारी रखा। अपने वो उनके मेरे भाइयों को वो कहा करती थी, घर में मत बैठा करो, जाकर उनकी मदद करो। यही उनके घर की परंपरा थी। अब जिस घर में दादी और माँ इस ढंग से बहुत पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी ये काम कर रही हो कि घर से बाहर निकल कर, और सबसे जो निर्बल और सबसे जो कमजोर, सबसे गरीब है, मैला ढोने वाले स्त्री के बच्चों को घर में खिलाना पिलाना, नहलाना सुलाना, और फिर उसको उस समय में जब ये योग बोध अभी था भी नहीं एक ब्राह्मण परिवार में, तो क्या उनके हेरिडिटी में वो मिला, उसको हम महसूस कर सकते हैं। फिर वो 1947 में, 1947 में उनकी शादी जो विजन भट्टाचार्य से होती है, जो अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे। और लेकिन कम्युनिस्ट थे, इप्टा के संस्थापकों में उनका नाम था। और क्या नहीं हो रहा है, आवाज नहीं जा रही है इसको, कुछ समस्या है? नहीं, ठीक है, ठीक है। क्यों ढक रहे हैं? तो लेकिन कम्युनिस्ट होने के कारण
कई कठिनाइयाँ थी और अ, बीए करने के बाद इनकी नौकरी लगी थी डाक विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पे महाश्वेता देवी की। लेकिन चूँकि पति कम्युनिस्ट थे, इसलिए 1 ही वर्ष में उनकी नौकरी चली गई और 1947 से लेके 1957 तक, ये 10 सालों तक वो जब तक वो एक एक निजी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी नहीं मिली तब तक उन्होंने उम, हर तरह का काम किया, कपड़ा साफ करने से लेके, साबुन की बिक्री करने से लेके, ट्यूशन करके घर चलाने से लेकर एक 10 साल का अजब संघर्ष भरा वो दिन था, जिसने मुझे लगता है कि डी क्लास किया उनको और वो गरीबी को और भूख को नज़दीक से महसूस करने का उनको एक अवकाश दिया और लेकिन इस बीच में उन्होंने टॉल्स्टॉय को, गोर्की को, चेखव को, सोल्जेनिसिन को, मायाकोव्स्की को बहुत पढ़ा। ये एक तैयारी के भी दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे और गरीबी और गरीब को नज़दीक से महसूस करने के भी दिन थे। माँ और दादी जो करुणा भाव से करती थीं, उस करुणा भाव को त्याग कर ये 10 साल का जो अवसर आया, जिसमें उनके पास नौकरी नहीं थी, पति के पास भी नौकरी नहीं थी चूँकि वो कम्युनिस्ट थे और जो वो साबुन बेचने और ट्यूशन पढ़ाने और कपड़ा धुलने ये जो 10 साल का ये समय था, ये ढाल रहा था महाश्वेता को, उनके व्यक्तित्व को दूसरे ढंग से। हालाँकि निजी शिक्षिका हो गईं और वो प्राइवेट से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, फिर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक हुईं, वो अलग अध्याय है। लेकिन मामा के घर में एक क्रांतिकारी की किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि मुझे इस ढंग की चीज़ मुझे भी लिखनी चाहिए और वो झांसी की रानी लिखने के लिए उन्होंने वो फील्ड स्टडी करना शुरू किया। झांसी की रानी के जो भतीजे थे, गोविंद चिंतामणि से पत्र व्यवहार शुरू किया। उस इलाके में गईं, घुमा-फिरा, सारे नोट्स लिए और वो उपन्यास छपकर आया। पहले तो देश नामक पत्रिका में धारावाहिक छपा। फिर न्यू एज ने ₹500 दिया उस समय महाश्वेता देवी को उस उपन्यास के लिए और 56 में वो उपन्यास छपकर आया। उस सफलता ने, उस खुशी ने या उस एक एक दृष्टि मिली कि इस ढंग से काम किया जा सकता है और जीवन भी इस ढंग से चल सकता है और उनकी सक्रियता बढ़ा दी, जिसके कारण से उनका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा-सा प्रभावित हुआ। थोड़ा क्या कि वो 62 में जो है वो तलाक ही लेना पड़ा। नवारुण उनके जो पुत्र थे, वो 14 साल के हो चुके थे। 14 साल के पुत्र को छोड़कर घर से निकले लेकिन उन्होंने वो जो अपनी सक्रियता, जो एक्टिविज़्म थी, जो बाहर निकलने की जो जिद थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और फिर उसके बाद 63 से लेके 75 तक झारखंड के इलाके में जो उन्होंने किया और ख़ास करके पुरुलिया और मेदिनीपुर, ये जो 2 इलाके हैं, उनकी सक्रियता के कारण जो वहाँ परिवर्तन आया, जो चीज़ें बदली, वो अपने आप में अद्भुत है। किसी भी लेखक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में इतना कुछ कर गुज़रने का, इतना परिणाम देने का, सामाजिक परिवर्तन में रिजल्ट देने का और वो भी व्यक्ति के तौर पे नहीं, संगठन के तौर पे या लोगों को जोड़कर और बार-बार उस समाज को ही आगे बढ़ा के अपने पीछे रहकर, ये बड़ा अद्भुत है। चाहे वो पुरुलिया में संथाल समाज के बीच में डायन प्रथा को खत्म कराने वाला सवाल हो या फिर अ अ, क्या कह रहे हैं कि जो मैंने बात कही सबर और लोध लोगों की जो आपराधिक जनजाति के तौर पे दर्ज थे और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था लगातार थाना पुलिस के द्वारा, समाज के द्वारा। तो ये सब चीज़ें और मुझे लगता है कि वो जब लगातार रांची और झारखंड में घूम रही थी, उसी बीच में कुमार सुरेश सिंह जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे हमारे यहाँ, एसडीओ हुआ करते थे खूंटी में। उस दौरान उन्होंने जो बिरसाइत लोग हैं, बिरसा के धर्म को पालन करने वाले लोग, बिरसा पहले धार्मिक नेता भी थे, सीधे क्रांतिकारी वो नहीं थे। समाज सुधारक थे, धार्मिक नेता थे, रोगहर थे, चिकित्सक थे, कई रूप थे बिरसा के और उनके जो उन्होंने रास्ता दिखलाया था
मांसाहार छोड़ने का, नशा-पान छोड़ने का, तुलसी और वो एक सात्विक और पवित्र जीवन जीने का। तो उसको उस पथ को के अनुगामी अपने को बिरसायत कहते हैं और उन्होंने बहुत सारे गीत बिरसा के और उनके सुझाए हुए रास्ते पर लिखे हैं। युवा म कुमार सुरेश सिंह के कानों में 60s में वही गीत गए और उन्होंने बिरसा के प्रति और वो मुंडारी के प्रति एक तीव्र आकर्षण महसूस किया। फिर मुंडारी सीखी, उसके आधार पर गीतों का विश्लेषण किया, फिर सारी चीज़ें आर्काइव में गए, तो ओरल हिस्ट्री और आर्काइवल सोर्स दोनों का उपयोग करके एक शोध रिसर्च ही कर लिया उन्होंने और वो छप के आया द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1874-1901। ये आई थी और अपने आप में ये किताब ने पूरे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, आजादी की लड़ाई के सारे पृष्ठभूमि को एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव, अभी तक जो आदिवासियों की संघर्ष गाथा वहां से एकदम लुप्त थी। जो कुछ हो रहा था कलकत्ते में या दिल्ली में या ये ढंग से बड़े राज्यों की राजधानियों में, जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहा जाता है, तो वो ही दर्ज हुआ था इतिहास में। इन सीमांतों में जो क्रांतियां हो रही थी, जो लुलान हो रहे थे, वो उपेक्षित था। कुमार सुरेश सिंह ने एक अद्भुत रोशनी फैलाई। बिरसा मुंडा फिर किस ढंग से राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभरे, वो अलग एक कहानी ही है। लेकिन वहां से प्रेरित होकर उपन्यास के तौर पे जो दूसरी किताब सबसे महत्वपूर्ण किताब आई, वो अरण्येर अधिकार, जंगल के दावेदार और बिरसा मुंडा की कहानी, जो कुमार सुरेश सिंह की उस पुस्तक पर आधारित थी और उनके जो रांची और सिंहभूम और पलामू के जो लगातार प्रवास के जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो अनुभव थे, उनके जो इंटरेक्शन थे, उन्होंने नजदीक से चीजों को देखा था। और जब 1979 में उस उपन्यास को साहित्य अकादमी मिला, तो पुरुलिया के और मिदनापुर के और झाड़ग्राम के जो आदिवासी समुदाय था बंगाल का, उनके बीच की खुशी इस ढंग की थी, लग रहा था कि वो पुरस्कार उन्हें ही मिला हो। और मानदेर और नगाड़ा बजाकर महाश्वेता का स्वागत हुआ और उन्होंने कृपा शंकर चौबे इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ये बात कही कि जिस ढंग से हम इतिहास में अदेखे थे, अदृश्य थे, वो आपके कारण ही लोग जान सके। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वो परिघटना थी कुमार सुरेश सिंह के कारण तो अकादमिक क्षेत्र में, लेकिन अकादमिक क्षेत्र के बाहर बिरसा को लोकप्रियता जो जिस रचना ने दिलवाई, अकेली रचना ने, वो अरण्येर अधिकार या जंगल के दावेदार थे। जंगल के दावेदार पढ़ने के बाद कई लोगों ने कुमार सुरेश सिंह की किताब को पढ़ा, कई लोगों ने कुमार सुरेश सिंह को पढ़ने के बाद फिर अरण्येर अधिकार या जंगल के दावेदार को पढ़ा। अ, पलामू और वहाँ एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम का घर एक तरह से उनका दूसरा घर बन गया था महासत्ता देवी का, उस 63 से 75 के बीच में। और वो अपने एक इंटरव्यू में वही फिर वही बुद्धन पत्रिका के 2002 के अक्टूबर अंक में वो बात करती हैं पलामू पर कि स्वयं से कहती हैं कि 63 से 75 तक मैं हर साल 2-3 बार पलामू, रांची और सिंहभूम जाती थी और वहां बहुत घूमती थी। इसी कारण वहां की बंधुआ मजदूर प्रथा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। इसी प्रथा के विषय में मैंने अपनी पुस्तक भारत में बंधुआ मजदूर लिखा। यह जो मेरी किताब छपी, पहले बांग्ला में नहीं छपी, अंग्रेजी में भी नहीं छपी, अभी तो हिंदी में छपी। मैंने ये प्रण किया कि बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। भारत सरकार ने 75-76 में एक कानून बनाकर बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध भी लगाया, परंतु उससे कुछ नहीं हुआ। पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, सभी जगह बंधुआ मजदूर अभी तक हैं। यह सब कैसे है? तो ये एक अलग सवाल है कि लेकिन उनके आंदोलन के कारण जो मुक्तियां हुई,
और जो जागृति आई और उसके कारण से भारत सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण से अंततः धीरे-धीरे करके वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है ये जिसकी क्या उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है, कम से कम हिंदी क्षेत्र के रचनाकारों से किससे वो तुलना की जाए। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो महसूस होता है उनके लेखन के अलावा उनके एक्टिविज़्म में या उनकी सक्रियता में और दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। जो वो आंदोलन करती थी, फिर वो रचनाओं में आता था। जो रचनाओं में आता था, उसके आधार पे वो आंदोलन भी करती थीं। तो बहुत विस्तार से बताती हैं अपने उस साक्षात्कार में 2002 वाले साक्षात्कार में, इस आपराधिक जनजाति कानून के बारे में। वो बताती हैं कि 1871 में इनको ब्रिटिश ने आपराधिक जनजाति अधिनियम में लाया था। वो सवरखड़िया, लोध और इन लोगों के बारे में बता रही हैं। 1871 से 1924 तक हर 2 साल, 3 साल बाद इस अधिनियम में परिवर्तन करते-करते क्षेत्र बढ़ाया और भी जनजातियों को इसमें शामिल किया गया। घुमंतुपन भारत में क्या किसी भी अविकसित देश में जीविका का उपाय होता है? घूम-घूम के कुछ चीज़ें बेचना, ये तो हज़ार-हज़ार साल से चलता आ रहा है। ये बंजारा, सांसी, ये सभी मध्य पूर्व से सिंध नदी पार कर इधर आते थे। भारत में रहकर इधर-उधर घूमकर माल बेचते थे। उसके बाद वापस चले जाते थे। एक कारवां चलता था, कारवां आता था, कारवां जाता था। ये सभ्यता का रास्ता है, या संस्कृति का रास्ता है, या जीवन का रास्ता है। उस समय रेल रास्ता नहीं बना था। इसके बाद ब्रिटिश के दबाव में सिंध नदी पार करना मुश्किल होने लगा क्योंकि रास्ता भी बनना शुरू हुआ। जंगल भी सरकार ने अपने अधीन कर लिया। जंगल अधीन होने से भारत में रह रही ऐसी जातियों के ऊपर भी दबाव आया। एक बात मैं नोटिफाई अधिसूचना करने के बारे में बताना चाहूंगी कैसे होता था। जमींदार को यह अधिकार था कि वो किसी भी पेड़ के ऊपर नोटिस लटका कर वहां किसी भी समुदाय को नोटिफाइड कर देता था। अधिसूचित होने के बाद 1871 के कानून के मुताबिक इन लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने की अनुमति लेनी होती थी। थाना बहुत दूर होता था और गंतव्य स्थान पर वे कितने दिन रहेंगे उन्हें यह भी बताना पड़ता था। 1952 में सभी लोग डिनोटिफाइड तो हो गए, लेकिन 1959 में भारत सरकार ने हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट, अभ्यासिक अपराधी अधिनियम पास किया। इस कारण जो घुमंतु था वो फिर से सारे के सारे लोग दबाव में आ गए। महाराष्ट्र में मैंने देखा कि उधर राजगुण घूम घूम के पुलिस की इजाजत से 3 दिन इधर रहकर जड़ी बूटी बेचेंगे, फिर इधर से भागेंगे। लक्ष्मण माने की आत्मकथा है उपरा, वो इस ढंग की समस्या को बताती है। अ, लखनऊ में बाबरिया जनजाति के लोगों को कितनी बेरहमी से वहां से भगा दिया गया। भारत की पुलिस के दिल में अभी तक बैठा हुआ कि ये सब जन्म से अपराधी हैं, इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, सीमांत जिलों के जो अपराधी हैं और भी सारे अभ्यासिक अपराधी अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब ये जो सवाल है और फिर वो बताती हैं कि कैसे मेदिनीपुर में लोधा जो जनजाति के लोग हैं उनको उनके बड़ी संख्या में नरसंहार लगातार हो रहे थे। 1979 से 1982 तक 40 लोधा लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। 1959 में 18 लोधा लोगों को नदी किनारे बैठाया गया और सिर सिर काटकर फेंक दिया गया नदी में। और पुलिस ने कुछ नहीं किया, चुप बैठी रही। किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला, एक भी जांच नहीं हुई। 1982 में फिर 6 लोधा लोगों को काट दिया गया और कई कहानियां उसके बारे में क्यों ये जमींदार करवा रहे थे। क्योंकि वो लोधा लोगों से डकैती करवाते थे, आपराधिक कार्य करवाते थे। अगर वो मना करते थे, तो लोगों को भड़का कर कई तरह की कहानियां गढ़ के उनको उत्तेजित करवा के इनकी बड़ी संख्या में हत्याएं हुआ करती थी। और इन ये 82 की घटना के बाद जो सक्रियता हुई, जो आंदोलन खड़ा किया महाश्वेता देवी ने और जो मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार और कोर्ट में भी तो उसका दबाव ये पड़ा कि ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने आदेश दिया कि जो भी पढ़े लिखे लोधा समुदाय के लोग हैं उनको नौकरी दी जाए।
और कई ग्रेजुएट लोग थे, हायर सेकेंडरी थे। लेकिन नौकरी मिलने से समस्या का समाधान कैसे नहीं होता है, कैसे ये जो समाज है, समाज की जो मानसिक बनावट है, कैसे वो नस्ल को और जाति को और रंग को और इन चीज़ों को इतना डीप रूटेड है कि सारी चीज़ें, सारे तत्व अवैज्ञानिक होने के बावजूद भी उन पर इतना ज़्यादा विश्वास है, वो चुन्नी कोटाल की एक कहानी वो फिर बताती है, कि कैसे वो ग्रेजुएट बच्ची थी, उसको एक हॉस्टल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन उस पर जो टीका-टिप्पणी होती थी, उस पर जो अविश्वास होता था, उसको जो प्रतिदिन जो अदृश्य हिंसा, बातचीत और अन्य चीज़ों की जो हिंसा सहनी पड़ती थी, उसने ऐसा तोड़ दिया उसको। हालाँकि वो उसने फिर उस पीरियड में उन्होंने उसने एमए भी किया एंथ्रोपोलॉजी में, मानव शास्त्र में। उसके बावजूद भी स्थिति यह बना दी लोगों ने, उसके वरीय लोगों ने, उसके सहकर्मियों ने उसको बार-बार याद दिलाकर कि वो किस समुदाय से आती है, कि उसने आत्महत्या की। तो ये सारे विषय जो हैं, जो इतने नज़दीक से वो देख रही थी, वो समझ रही थी, उनसे मिल रही थी। चुन्नी जो है महाश्वेता देवी से मिली थी। महाश्वेता देवी ने भी कई उपाय लगाए निकाले थे। महाश्वेता देवी ने वो कमीशन भी उसके उस पर जो टॉर्चर हो रहा था मानसिक तौर पे, उस पर कमीशन भी बैठवाया था। लेकिन वो जो सरकारी जो जो प्रक्रिया है उसमें, वो तो एक बहुत कागज़ी प्रक्रिया होती है, जिसकी कोई संवेदना, कोई हृदय की धड़कन नहीं होती है। एक वो निर्जीव कागज़ की तरह वो बढ़ती है, जो ना देखती है, ना सुनती है, ना समझती है। तो अंततः वो लोधा समाज की पहली स्नातक और नौकरी करने वाली बच्ची जो है, वो उसका उसको आत्महत्या करना पड़ता है। तो ये लोधा की त्रासदी है। अब वो जो ये पुरुलिया जो है, पुरुलिया रांची से रांची का ही वो, अगर हम सिल्ली और वो देखें तो उसका एक्सटेंशन ही है, या पुरुलिया का एक्सटेंशन हमारा सिल्ली और वो इलाका है। तो बहुत अंतर नहीं है। वहाँ जो खड़िया सवर हैं उनके साथ जो घटनाएँ घट रही थी बुद्धन के 2004 के बंजारा विषांक अंक में 22 अक्टूबर 1999 में 4 सवर लोगों की पिटाई, एक बकरी की चोरी में 4 सवर लोग पकड़े गए, उनकी पिटाई हुई। उसमें भद्रा सवर नाम का वो जो युवा था, उसकी मृत्यु हो गई। 2001 में बुद्धन सवर को उठा के ले गया लोग और उनकी पिटाई हुई और हाजत में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो त्रासदियाँ थीं और जब महाश्वेता स्वयं स्वीकार करती हैं कि जब वो लोधा लोगों के बीच में सक्रिय हुई तो धमकियाँ मिलने लगी कि इनको तो, महाश्वेता देवी को तो कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बार-बार आएँगी या कुछ-कुछ करेंगी तो उसका नतीजा लोधा लोगों को भोगना होगा। तो थोड़ा-सा उन्होंने गतिविधि कम कर दी और सबर लोगों के बीच में सक्रिय हुई। और सक्रिय इस ढंग से हुई कि भद्रा सबर को लेकर अ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिपोर्ट माँगी, केवल वो भद्रा सबर तक बात सीमित नहीं रह गई। उनके लिए जो सरकारी योजनाएँ आ रही थी, उन योजनाओं की स्थिति क्या है, उसका बहुत विस्तार से विवरण दिया उन्होंने कोर्ट को। कोर्ट ने जो कलेक्टर से जो रिपोर्ट और जो कागज़ी रिपोर्ट जो एक फॉर्मल जाता है, वो फँस गया, क्योंकि फिर वो महाश्वेता देवी और उनकी टीम ने जो वहाँ प्रमाण उपस्थित करवाए, वो सारे वो पंप सेट और कुआँ वगैरह-वगैरह का जो झूठी रिपोर्ट थी, जो नीचे से मिली होगी कलेक्टर को। फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में जाँच कमेटी बनी, उसने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दी और वो सारी चीज़ें फिर धीरे-धीरे बदली, उसके बाद से कलेक्टर वगैरह का तबादला हुआ और वो फिर हम कृपाशंकर चौबे के संस्मरण में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने प्रतिवर्ष वहाँ पुरुलिया में सवर्णों की मेला लगाना और एक 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 पीपुल्स इंटेलेक्चुअल के तौर पे या रोज उनके रोजमर्रा के जीवन में उनसे जुड़कर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम उन्होंने किया। और ठीक है कि सारा कुछ बहुत बदल नहीं गया है, लेकिन ये भी तय है कि वो स्थिति नहीं रह गई है जो 90s में सब लोग की हुआ करती थी। बहुत कुछ बदलाव उनके जीवन में इनके कारण उनके सबसे बड़ी बात है कि जो भी पुरस्कार की राशि उनको मिली, चाहे वो मैग्सेसे का हो या ज्ञानपीठ का हो या जो भी राशियाँ उनको पुरस्कार की मिली, सारी राशि को उन्होंने जो सवर्णों की जो समिति थी पुरुलिया में, उनको दी और उसके आधार पे कई चीज़ें वहाँ खड़ी हुई। कई संस्थाएँ, कई स्कूल, कई इस ढंग के रोजगार के उनके साधन, ये बहुत बिरला है। वो
ये जिसको हम पीपल इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो चाहे अरुंधति राय में हम देखते हैं और उसके पहले हम महाश्वेता देवी में देखते हैं कि उन्होंने तय कर लिया कि हाँ बदलाव लाना है, तो हर तरह से उसमें वो लग गई। अ, ठीक है कि 99 की जो लड़ाई थी, वो बहुत उस ढंग से पुलिस लोग की मानसिकता में बदलाव लाने में सफल नहीं हुई। वो जो हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट जो है उनके दिमाग में बैठा रहा, ये मेरा भी अनुभव है। अ, वो जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं उनके मन में है वो कि नहीं, वो मान के चलते हैं नस्ल के सिद्धांत को और वो जाति के सिद्धांत को, वो समझाते रहिए, समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो, और वो बहस आपसे कर सकते हैं और आपको मान सकते हैं कि आप युवा हैं और थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। ये सब चीज़ें व्यावहारिक नहीं होती हैं। ये सारी बहसें हमने भी देखी हैं और लगा कि पत्थर पर सर पटकने से। लेकिन वो महाश्वेता की खासियत यही थी कि वो पीछे नहीं हटती थी। पत्थर ही है तो हो सकता है सर पटकने से वहाँ कुछ दरार पड़े और वहाँ से कुछ कोई कॉपल निकले, और तो वो फिर वो बुद्धन की मृत्यु के बाद फिर से वो आंदोलन चला और कई चीजें बदलाव, और ये जो पत्रिका निकल रही थी, अनिल पांडे निकाल रहे थे, उसका नाम ही बुद्धन रखा गया था। और पूरी फिर एक कमेटी बनी थी जिसमें गणेश देवी और लक्ष्मण गायकवाड़ सब शामिल थे, और पूरे देश में जिस ढंग से घुमंतु और ये आपराधिक जनजाति के सारे अत्याचारों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली। अगर उनके रचना संसार में हम जाएं और उनकी कहानियों और उपन्यासों से हम गुजरे, तो मैंने जो कहा है कि अ, अकेले उन्होंने बांग्ला में आदिवासियों की समस्याओं को लेकर, उनके उनके वंचन को लेकर, आदिवासी वंचन को समझने की स्थिति ये है कि वो कोई अ, वहाँ थोड़ी सी समस्या है बांग्ला के, कि वो दलित की तरह वो सामाजिक संरचना के दबाव के कारण वो उनका वंचन नहीं है। वहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पे कोई वंचना नहीं है। वहाँ कोई जाति और वर्ण व्यवस्था के दबाव के कारण वो अछूत समझे जा रहे हों, वो प्रताड़ित हो रहे हों, या नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जाति व्यवस्था के हिस्सा ही नहीं है, उसके वो अंग ही नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था का वो पार्ट ही नहीं है। तो उनके यहाँ समुदाय है, जाति की बात ही नहीं है, कोई कास्ट वाली बात नहीं है। और ये गलती हुई है, क्योंकि उनकी जो श्रेष्ठ कहानियां जो आई है छप के नेशनल बुक ट्रस्ट से, उसकी भूमिका में जो लिखी गई है भूमिका, अ, समीक बंदोपाध्याय ने उनकी भूमिका लिखी है। उस भूमिका में ये वो गलती करते हैं। वो दुसाध और डोम जैसी दलित जातियों के साथ वो संथाल और इन लोगों को रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती है, जिसको समझा नहीं जा सका। एक्चुअली वो समस्याएं इतनी जटिल थी और जीवन मरण के प्रश्न इतने कठिन थे कि वो उनकी सामाजिकता, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में उतनी गहराई से लेखनी नहीं गई उनकी। लेकिन जो संवेदना है वहाँ और जिस ढंग की चीजें वहाँ आई हैं, और कुछ तो ऐसी हैं कि आज बात की जाए तो बड़ी कठिनाई। अब द्रौपदी जो उनकी कहानी है, क्या वो कहानी, आज कहानी अगर लिख दी जाए उस ढंग की तो उम, ना कुछ छापने के लिए तैयार होगा, और वो छप गया तो उस लेखक के साथ क्या होगा, कथाकार के साथ। हालाँकि कोई पढ़ता-वढ़ता नहीं है, कई कहानियाँ हमने भी इस ढंग की। अब वो लेकिन द्रौपदी की जो ख़ास बात है, जिसके कारण से याद आ जाती है द्रौपदी, द्रौपदी मेझेन, द्रौपदी मांझी, जिनको नक्सली माना जा रहा है पति-पत्नी को, और जो हर जगह से गायब हो जा रही हैं, वो जादू कुछ जानती है। पुलिस पूरा वो ऑपरेशन चल रहा है उसके खिलाफ, लेकिन वो पकड़ी नहीं जा रही है। अंत में जब वो पकड़ी जाती है और कोर्ट में ले जाने के पहले कैंप में जो जो आदिवासी स्त्रियों के साथ या स्त्रियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो व्यवहार होता है हर जगह, तो होता है, वो मास रेप के शिकार होती हैं। लेकिन उसके बाद जो उसका रूप है, वही कहानी है, या वही महाश्वेता देवी है। महाश्वेता देवी की जो भावना, या जो जिसकी बात वो कहती है कि कहाँ से वो
प्रेरणा लेती हैं। वो अग्निगर्भ के अपनी उसमें भूमिका में लिखती हैं। उस समय 31 साल हुआ होगा। स्वतंत्रता के 31 बरस में मैंने अन्न, जल, जमीन, कर्ज, बेगार और किसी से भी देश के मनुष्य को मुक्ति पाते नहीं देखा। जिस व्यवस्था ने मुक्ति नहीं दी, उसके विरुद्ध शुभ्र, शुद्ध और सूर्य के समान क्रोध ही मेरे समस्त लेखन की प्रेरणा है। दक्षिण वाम सभी दल सामान्य मनुष्य से किए हुए वादों को पूरा करने में असफल रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे जीवन काल में इस विश्वास को बदलने का कोई कारण होगा, ऐसी आशा नहीं है। इसी से सामर्थ्य के अनुसार मानव की ही कथा मानव की कथा ही लिखी, जिससे कि सामना होने पर उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्योंकि लेखक के जीवन काल में ही अंतिम न्याय के लिए उपस्थित होना पड़ता है और जवाबदेही की जिम्मेदारी रह जाती है। तो उनकी जो जवाबदेही थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी, वो जिस ढंग के लोगों से मिल रही थी, उनकी समस्याओं से, उनके जो रोजमर्रा के जो संघर्ष, जिंदा रहने के जो संघर्ष, मानवीय गरिमा का जो वहां सवाल था, और सारे सवाल उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में खड़े होते हैं। चाहे छोटी मुंडा का तो तीर हो, अग्निगर्भ हो, तेरी डिप्टल हो, ईंट पर ईंट हो, श्री गणेश महिमा हो, लंबी सूची, 100 किताबों की सूची, कितना गिनाया जाए। मैं केवल द्रौपदी का जो अंतिम दृश्य है, उस कहानी का, जो उस कहानी की ताकत जो आपके आपके स्मृतियों में कौन के रह जाती है। अखबार वाचन और रेडियो मैसेज। द्रौपदी मैजहन एप्रीहेंडेड। समाचार भेजने आदि के बाद द्रौपदी मैजहन को ले जाने का हुक्म हुआ, मगर अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिपाही के चल कहते ही द्रौपदी उठ बैठी। उसने पूछा, कहाँ जाने को बोलता है? बड़े साहब के तंबू में। तंबू कहाँ है? वहां। द्रौपदी लाल लाल आंखों से घूर कर देखती है। तंबू पास ही है। फिर कहती है, चल, चलती हूँ। संतरी पानी का लोटा आगे करता है। द्रौपदी उठ खड़ी होती है, पानी का लोटा लेकर उलट देती है। सारा पानी नीचे गिर जाता है। अपने कपड़े दांतों से खींच खींच कर फाड़ती है। उसका यह आचरण देखकर पागल हो गई कहता हुआ संतरी आदेश लेने भागता है। वो कैदी को ले जा सकता है, मगर कैदी ऐसा ऐसा अजीब आचरण करे तो क्या करना चाहिए, ये उसे नहीं मालूम। इसलिए वो ऊपर वालों से पूछने के लिए भागता है। जेल में पगली घंटी बजने पर जैसा होता है, वैसे ही भागदौड़ शुरू हो गई। सेनापति विस्मित होकर अपने तंबू से बाहर आए और सूर्य के प्रखर आलोक में नंगी द्रौपदी को देखा और सिर ऊंचा किए उनकी तरफ आ रही थी। संतरस संतरी उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर। यह क्या? कहते कहते वे रुक गए। द्रौपदी आकर उनके सामने खड़ी हो गई, नंगी द्रौपदी, और उसके योनि केश में खून के धब्बे, दोनों स्तन जैसे दो बड़े बड़े घाव। यह क्या? वे धमकी भरे स्वर में कहते हैं। द्रौपदी और उनके पास आती है, कमर पर हाथ रखकर हंसती है, फिर कहती है, तू जिसे पकड़ना चाहता था, वो द्रौपदी मेजहन मैं ही हूं। बना कर लाने के लिए कहा था, तो कैसा बनाया है दिखेगा नहीं? उसके कपड़े कहाँ हैं? कपड़े पहनती नहीं है, सर फाड़ डाला है। द्रौपदी का काला शरीर और पास आता है। द्रौपदी एकदम दुर्बोध्य हो रही है। सेनापति उसे समझ नहीं पा रहे हैं। द्रौपदी एक अदम्य हंसी से कांप कांप उठती है। हंसने से उसके कटे फटे होठों से रक्त झरता है। वह रक्त अपनी हथेली से पोंछती हुई द्रौपदी भयंकर आकाश भेदी स्वर में कहती है, कपड़ा? क्या होगा कपड़ा? नंगा कर सकता है तो कपड़े कैसे पहनाएगा? तो अपने को मर्द समझता है? चारों ओर देखकर द्रौपदी ने खून से सना थूक फेंकने के लिए सेनापति की सफेद बुर्राक कमीज को चुना, और ठीक उसी जगह थूक कर उसने कहा, यहाँ कोई मर्द है? कोई यहाँ कोई मर्द ही नहीं है तो लाज किससे करूं? कपड़े पहनाने नहीं दूंगी मैं। और क्या करेगा तू? ये काउंटर कर, काउंटर। द्रौपदी अपने दोनों छत बिछत स्तनों से सेनापति को ठेलने लगी, और सेनापति पहली बार निशस्त्र टारगेट के सामने खड़े होने से डर गए, बुरी तरह डर गए। ये कहानी की ताकत है। और ये था कि कई कहानियां नक्सल और नक्सलवाद से जुड़ी हुई, कई कहानियां, अग्निगर्भ की सारी कहानियां, वो, और वो जो 1084 की माँ,
और उस पर बनी हुई फ़िल्म, जिसने भी देखी हो और क्या प्रभाव पड़ता है उस उपन्यास से भी और उस फ़िल्म से भी, हम सब आप जो महासती देवी को जानते हैं, उनके रचना क्रम से प्रेम करते हैं। सबने अकेले केवल 1084 की माँ रख दी जाए, उस फ़िल्म को देख लिया जाए, तो उस समय की सारी राजनीतिक परिदृश्य जो है और शहर के छोटे-छोटे युवाओं का, किशोरों का जो संघर्ष था, जो सत्ता के आमूल-चूल परिवर्तन की चाह थी, जो सर्वहारा के साथ उनका लगाव था, जो लड़ाई चाय बागान के उन बटाईदार किसानों ने, सत्थाल किसानों ने और आदिवासी किसानों ने शुरू की थी अपने हक और हकूक की, वो कैसे कलकत्ता के राजधानी की गलियों में आती है, उसे कैसे कुचला जाता है, गैर कानूनी तरीके से, रुआँ सिहरने वाली कहानी है और मध्य वर्ग का जो पाखंड है, जो अभिजात्य का जो पाखंड है, अपने बेटे को बेटे न कहने की, जो उनकी कायरता है, वो अद्भुत है। और एक समय था जब मैं प्रशिक्षण संस्थान में 10 साल था, तो हर प्रशासनिक सेवा के बैच को कम से कम एक बार वो फ़िल्म ज़रूर दिखाता था, ताकि जो मीडिया ने जो एक एक कुहासा बना के रखा है, कुछ शब्दावलियों के बारे में एक पूर्वाग्रह दिमाग में बैठा के, वो पूर्वाग्रह दूर हो, लोग समझें कि वो आंदोलन क्या था। तो महाश्वेता को जानना, आदिवासी और दलित समस्याओं से जानना है। महाश्वेता को जानना, लोधा और सबर और सांसी और बंजारे और इस ढंग के घुमंतू और आपराधिक जनजाति कहे जाने वालों के साथ जो रोजमर्रा जो अत्याचार और होता है, जो सबसे ज्यादा सर्वहारा है, उनके संघर्ष से एकजुट होना है। महाश्वेता को जानना, उन संघर्षों की सफलता की छोटी-छोटी कहानियों और खुशियों को भी जानना है। महाश्वेता को जानना, एक पूरे इतिहास से बंगाल के इन कथित पिछड़े इलाकों से, पिछड़े जो कथित औद्योगिक आधुनिकता ने जो क्या कहा जाए कि प्रगतिशीलता और विकास के जो मानदंड खड़े किए हैं, जो मानदंड केवल क्रय की शक्ति को देखता है और जिनके पास क्रय की शक्ति नहीं है, उस पर हँसता है, उनको अपमानित करता है। और जो आदिवासी समुदाय जो आनंद की अनुभूति में अपने जीवन की लक्ष्य को देख रहा था, तो दोनों के बीच में जो गैप है, उसके कारण को समझने की कोशिश महाश्वेता ने की थी और महाश्वेता को याद करना, इन सारी समस्याओं से फिर से रूबरू होना है, उन सारी हत्याओं से रूबरू होना है, उन इतिहास के उन रक्तिम पन्नों से द्रौपदी मैजहन जैसे कितने लोगों की हत्याएँ हुई हैं इन इलाकों में, उससे जो जो मैंने कहा, वो भद्रा सबर और बुद्धन सबर ये कुछ उदाहरण थे, उनसे रूबरू होना है। और अंत में महाश्वेता की एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। आ गए तुम, द्वार खुला है अंदर आओ, पर तनिक ठहरो, ड्योरी पर पड़े ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ा आना। ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ा आना। मधुमालती लिपटी हुई है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। तुलसी के क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता बाहर ही छोड़ आना। बाहर किलोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनोहारों का पंखा झुला दूं। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है। लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घूट घूट पीना, सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। अरण्येर माँ, अरण्य की माँ, जंगल की माँ को मैं सशत नमन करता हूँ उनके 95वीं वर्षगांठ पे।
और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ बनवाली सृजनपीठ दिल्ली को, उन सारे मित्रों को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और कुछ अगर प्रश्न हैं तो मैं अपनी बात यहीं मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और कोई प्रश्न है तो मैं इंतज़ार करूँगा, अन्यथा मैं यहीं विराम करना चाहूँगा। आप सबों को जोहार और बहुत-बहुत आभार, और पुनः माँ सविता देवी की स्मृति को सत-सत नमन। मुझे लग रहा है कि अब बंद करना चाहिए। बात हो चुकी है, कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहा है। पुनः धन्यवाद और जोहार करके अपनी बात मैं खत्म करता हूँ, और यहाँ बंद करता हूँ अपने लाइव वीडियो को।